नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालते हैं हम विस्तार से नजर। कौन कौन सी आज की अहम खबरें हैं आपको बताते हैं आज की 5 अहम खबरों पर, जिन पर हम आज नजर डालने वाले हैं। 5 अहम खबरें कौन कौन सी रहने वाली हैं जरा आपको बताते हैं। पहली खबर जिस पर हम जिक्र करने वाले हैं, दरअसल जिक्र करेंगे 2 लड़कों का। बिहार की सियासत में आज वो हुआ है जो आमतौर पर पर्दे के पीछे लिखा जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ खुला खेल जनता के सामने था। पटना की सड़कों पर बंद के नाम पर जो सियासी रैली निकली, वो न सिर्फ वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने लगी, बल्कि इसके एक और लिस्ट सामने रख दी गई। कौन मंच पर चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा। ट्रक पर नारे गूंजे और उससे भी तेज गूंजा एक नाम, कन्हैया कुमार, जो चढ़े तो सही लेकिन उतर भी गए या उतार दिए गए। वहीं पप्पू यादव ने मन से ज्यादा लिस्ट की चिंता जताई, कहा नाम ही नहीं था। तो क्या ये लोकतंत्र का मंच था या फिर पार्टी का प्राइवेट स्टेज? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए क्या था आज पटना की सड़कों पर सियासी स्क्रिप्ट की असली ड्रामा, अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। दरअसल करेंगे रिटायरमेंट प्लान का। राजनीति की सबसे तेज चाल अब शायद सबसे शांत राह पर बढ़ रही है। जिस नेता की रणनीति से सरकारें बनती और गिरती थी, जो सत्ता की सबसे सख्त आवाज थी, अब वो वेदों के स्वर और मिट्टी की खुशबू में खुद को तलाशने चाहते हैं। अमित शाह ने खुद खोल दिया है अपना राजनीतिक संन्यास का पन्ना, लेकिन यह पन्ना केवल रिटायरमेंट का नहीं है, एक नए जीवन अध्याय का संकेत है। सवाल अब यह ही नहीं है कि वो कब राजनीति छोड़ेंगे, सवाल यह है कि जब छोड़ेंगे तो देश को क्या सौंप कर जाएंगे। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें, शब्दों की राजनीति से अध्यात्म तक की राह पर कैसे बढ़े अमित शाह, अब से कुछ देर के बाद आपको डिटेल देंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। एक पुल की करेंगे जो दम तोड़ गया। आज सुबह गुजरात की सड़कें एक सन्नाटे में डूब गईं जब 40 साल पुराने पुल ने अचानक दम तोड़ दी। वडोदरा से आनंद को जोड़ता ये पुल, जिसकी मरम्मत तो सिर्फ कागजी ताकत मिली थी, अब न सिर्फ ध्वस्त हो गया है बल्कि उसके साथ बह गई हैं 9 जिंदगियां। सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सरकारी जड़ता की चेतावनी? पूरा मंजर आपको दिखाएंगे, जहां पुल टूटने के बाद भी सिस्टम कह रहा था मैं जागा नहीं। कुछ देर के बाद डिटेल आपके बीच। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे बुलडोजर एक्शन का। उत्तर पूर्वी की धरती पर आज दर्दनाक दास्तां सुनाने लगी है, जब 1400 घरों की दीवारें नहीं, सपने ढह गए। असम के धुबरी और गोलपारा में प्रशासन की बुलडोजर मशीनें चली, पर सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कब्जा हटाने का आदेश था या कहीं और गहरी साजिश छिपी है? आपको बताएंगे जमीनी कहानी, जहां सिर्फ मलबा नहीं, इंसानियत भी दफन हो रही है। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे। थप्पड़बाज विधायक का करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा मसाला पक रहा है जो सिर्फ दाल नहीं, थप्पड़ से भी गर्म है। बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने विधानसभा हॉस्टल की कैंटीन में जो कराटे क्लास लगाई, उसने सोशल मीडिया और सदन दोनों में तहलका मचा दिया। जब नेता खुद कहते हैं मैं मारता हूं क्योंकि मुझे आता है, तो सवाल ये उठता है, क्या लोकतंत्र अब थप्पड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है? आपको बताएंगे पूरा ड्रामा, जो दाल से शुरू होकर भूसे तक पहुंच गया। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये 5 अहम खबरें जिन पर हमारी विस्तार से नजर रहेगी। जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन हम जब शुरुआत करेंगे पटना रैली की करेंगे। बिहार की सियासत में आज वो सब कुछ देखने को मिला है जो आमतौर पर चुनावी मौसम में दिखता है, लेकिन इस बार मामला वोट मांगने का नहीं, वोट बचाने का था। पटना की सड़कों पर आज सियासत के 2 बड़े चेहरे उतरे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और साथ में महागठबंधन की पूरी फौज। मंच था एक ट्रक जो चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के विरोध में आगे बढ़ रहा था, और नारे थे लोकतंत्र बचाओ, मतदाता बचाओ। लेकिन इसी ट्रक पर सियासत का एक और चेहरा देखने को मिला, जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार चुपचाप ट्रक पर चढ़े और उन्हें ठीक उतनी ही तेजी से नीचे उतार दिया गया। कैमरे ने यह पूरा घटनाक्रम कैद कर लिया और सियासी गलियारों में सवाल उठ गया कि क्या यह मंच जनता का था या सिर्फ चुनिंदा चेहरों का। वहीं जब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मंच तक पहुंचे तो उन्हें ट्रक पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। पप्पू ने चुटकी लेते हुए कहा,
नाम लिस्ट में नहीं था इसलिए चढ़ा नहीं। राहुल गांधी चढ़े, मैं उन्हें देखने आया था। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर लिस्ट मतदाता की थी या ये सियासी स्टेज की नई लिस्ट बन गई? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मतदाता लिस्ट से नाम हटाए गए और अब बिहार में भी वही खेल रहा है। दलितों, महादलितों, प्रवासियों और गरीबों की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और संविधान की रक्षा नहीं, सरकार की योजना पूरी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी को हराने की लड़ाई अब लिस्ट से शुरू हो चुकी है। उधर पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोक दी। कई जिलों में सड़कें जाम की गई। बिहार बंद का असर राज्य भर में दिखा। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि कितनी ट्रेनें रोकी गई या कौन मंच पर चढ़ा, बल्कि ये है कि क्या एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की बुनियाद हिलाई जा रही है? क्या ये लिस्ट सिर्फ नाम हटाने की प्रक्रिया है या मत हटाने की साजिश? क्या मंच से उतारे गए कन्हैया और रोके गए पप्पू इस सियासत के अनइनवाइटेड गेस्ट हैं या फिर सत्ता की साजिश के खिलाफ एक नया चेहरा? बिहार में अब लड़ाई केवल सीट की नहीं, लिस्ट की हो चुकी है और उस लिस्ट में कौन रहेगा, कौन हटेगा, ये तय करेगा इस बार लोकतंत्र किसके नाम पर लिखा जाएगा। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है। या तो आप भारत में पैदा हों या आपके माता पिता भारत में पैदा हों या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने, यही स्थिति है। भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका जो आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी
जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? तो क्या राजनीति की सबसे सख्त आवाज अब साधना की ओर बढ़ रही है? क्या जो अब तक नीतियों की कसौटी पर देश की को तौलते रहे वो अब वेदों और उपनिषदों के मौन में उतरना चाहते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दरअसल अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट का रोड मैप खुद पेश कर दिया है और यह रोड मैप सियासत के गलियारों से नहीं, सनातन ज्ञान की शांति से होकर गुजरता है। शाह ने कहा है कि राजनीति से विदाई के बाद वो वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के अध्ययन में खुद को समर्पित करेंगे। एक ऐसा नेता जिसकी रणनीति ने दशकों से चुनावों की दिशा तय की, जो संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष के लिए सबसे कड़ी चुनौती रहे, अब वो अध्यात्म की उस दुनिया की ओर जाना चाहते हैं जहां शोर नहीं, शास्त्रों की शांति है। लेकिन क्या ये सिर्फ रिटायरमेंट प्लान है या अमित शाह की जिंदगी का अगला अध्याय? क्या यह बदलाव केवल सार्वजनिक जिम्मेदारियों से विश्राम है या फिर आध्यात्मिक जिम्मेदारी का नया आरंभ? उन्होंने साफ कहा है, जब गृह मंत्रालय मिला तो लोग बोले बड़ी जिम्मेदारी आई, मगर जब सहकारिता मंत्रालय संभाला तब लगा कि यह गृह मंत्रालय से बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें गांव हैं, गरीब हैं, किसान हैं, देश का भविष्य है। और जब उन्होंने गुजरात के त्रिभुवन भाई पटेल को याद किया, उन्होंने सहकारिता आंदोलन की नींव रखी और प्रसिद्धि की बजाय सेवा को चुना, तो यह साफ हो गया कि शाह उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो नाम नहीं काम के लिए जाना जाता है। शाह ने बताया कि कैसे बनासकांठा जैसे इलाके में जहां हफ्ते में एक बार पानी मिलता था, आज एक परिवार साल में 1 करोड़ रुपए दूध बेचकर कमा रहा है और ये सब संभव हुआ सहकारिता के मॉडल से। अब वो उसी सहकारिता को जैविक खेती के जरिए एक वैज्ञानिक आंदोलन में बदलना चाहते हैं। शाह कहते हैं, प्राकृतिक खेती सिर्फ किसान का नहीं, देश का भविष्य है और यही वो रास्ता है जिस पर वो चलना चाहते हैं। राजनीति के चक्रव्यूह से बाहर आकर वेदों की गूंज में उतरना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अमित शाह राजनीति से कब रिटायर हो रहे हैं? असली सवाल यह है कि उनका अगला अध्याय कैसा होगा। क्या वो एक ऋषि की तरह तप में लीन होकर नई विचारधारा की नींव डालेंगे या फिर जैविक भारत की नींव रखने वाले संत किसान बनेंगे? एक ऐसा नेता जो सत्ता की गूंज छोड़ अब संवेदना की शांति में उतरने को तैयार है। ये सिर्फ एक राजनेता का संन्यास नहीं, शायद एक युग की विदाई और नए युग की शुरुआत होगी। राजनीति से विराम, वेदों में लीन होने अमित शाह की तैयारी। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी। आज सुबह गुजरात की सड़कों पर वही हुआ जिसका डर सालों से चुपचाप दबाया जा रहा था और आज वो डर हकीकत बनकर टूटा। वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला एक 40 साल पुराना पुल, जिसे पिछले साल ही मरम्मत के नाम पर कागजी मजबूती दी गई थी, अचानक भर भरा कर गिर गया और उसके साथ ही बह गई जिंदगियां, सपने और सरकारी लापरवाही की एक और शर्मनाक कहानी। जब यह पुल टूटा तो सुबह का वक्त था, ट्रैफिक चल रहा था और एक के बाद एक 5 गाड़ियां सीधे नदी में समा गई। 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक ऑटो, एक टैंकर बीच पुल में फंसा रह गया।
और पूरे गुजरात की सांसें थम गई। 9 लोगों की जान चली गई, सिर्फ इसलिए नहीं कि पुल कमजोर था, बल्कि इसलिए कि सिस्टम मजबूत नहीं था। क्योंकि लोगों ने, गांव वालों ने, स्थानीय नेताओं ने बार बार सरकार को चेताया था, कहा था यह पुल अब बोझ नहीं उठा पाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आरोप लगे कि सरकार को लिखित में रिजवात दी गई थी, पुल की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी, नए पुल की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने ना तो कान दिया, ना योजना बनाई। यह हादसा सिर्फ एक ढांचा टूटने का नहीं, सरकारी जड़ता के ढह जाने की तस्वीर है। गांधीनगर में जब कैबिनेट बैठक चल रही थी, तभी यह खबर आई। मुख्यमंत्री ने आनन फानन में एक 5 सदस्यीय तकनीकी टीम को मौके पर रवाना भी किया, जिसमें ब्रिज डिजाइनर, इंजीनियर और निर्माण एजेंसीज के अफसर शामिल रहे, ताकि जवाबदेही तय हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह टीम रिपोर्ट सौंपने के बाद कोई और पुल टूटने से रोक पाएगी, या फिर यही जांच रिपोर्ट भी हमारे पुलों की तरह कागजी होगी? बारिश के मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल रहा। नदी उफान पर थी, दलदल जैसी जमीन में फंसी थी लाशें और जरूरी सवाल। मोरवी हादसे की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं और आज वडोदरा आनंद पुल ने एक बार फिर सरकार को आईना दिखा दिया है। सवाल ये नहीं है कि पुल क्यों टूटा, सवाल ये है कि चेतावनियों के बावजूद भी सिस्टम क्यों नहीं जागा। यह हादसा सिर्फ गुजरात का नहीं है, ये उस पूरे देश की चेतावनी है जहां पुल, अस्पताल, स्कूल, सड़कों से ज्यादा मजबूत सिर्फ वादे होते हैं। अब वक्त है जब देश को यह सोचना होगा कि जब ढांचे गिरते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, भरोसे भी चकनाचूर हो जाते हैं। अब बात बुलडोजर एक्शन की करेंगे। देश के उत्तर पूर्व में आज एक ऐसा मंजर देखा गया जो आंखों से ओझल नहीं होगा, जहन से कभी मिटेगा नहीं। असम के धुबरी और गोलपारा जिले में जब प्रशासन की मशीनें गरजी तो सिर्फ मिट्टी नहीं टूटी, 1400 घरों के सपने, उनकी जिंदगियां और पहचान भी रौंद दी गई। जी हां, असम में अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है और इसके मलबे में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं दबे हैं, बल्कि सवाल भी दफन हो गए हैं। क्या यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी या फिर कोई राजनीतिक भूचाल है जो बुलडोजर की आड़ में जमीनों को हिला रहा है? प्रशासन कहता है जमीन सरकारी है, कब्जा हटाया जा रहा है, मगर जिनकी झोपड़ियां टूटी, जिनकी छतें उड़ी, जिनकी चीखें कह रही हैं ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारी जड़ें थी। कुछ लोगों ने सरकारी मदद ली, कुछ ने विरोध की राह पकड़ी और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, पथराव, लाठीचार्ज और तनाव। गांव में अब सन्नाटा है, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। ये वही असम है जहां बॉर्डर से घुसपैठ पर बवाल होता है, एनआरसी की तपिश महसूस हो जाती है और अब बुलडोजर की आवाज भी गूंजने लगी है। सरकार का तर्क साफ है, अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी भी कहीं आसमान में गूंज रही है। आरोप हो तो मकान मत गिराओ, कानून से चलो, मनमानी से नहीं। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर चला या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंसानियत को भी मलबे में दफन कर दिया गया? क्या सरकार ने विकल्प दिए या सिर्फ आदेश थोपे? और सबसे अहम, क्या इन परिवारों की आवाज कहीं सुनी भी जाएगी या बुलडोजर की आवाज में सब कुछ दब जाएगा? जब उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक ही पटकथा बार बार दोहराई जा रही हो, तो क्या ये एक्शन सिर्फ अतिक्रमण का है या फिर सियासी संदेश देने का तरीका? वक्त है सोचने का, शायद पुनर्विचार का भी, क्योंकि टूटते घरों की कीमत केवल ईंटों से नहीं, भरोसे से भी चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के विधायक की। दरअसल भूख लगी हो तो खाना चाहिए, लेकिन गुस्सा आए तो थप्पड़। महाराष्ट्र की राजनीति में जब दाल बासी हो जाती है तो लोकतंत्र भी गर्मा जाता है। बुल्डाना से विधायक और खुद को कराटे मास्टर घोषित कर चुके संजय गायकवाड़ ने एक ऐसा स्लैप शो पेश किया है जिसे देखकर न सिर्फ विधानसभा बल्कि सोशल मीडिया भी थर्रा गया।
विधायक जी को कैंटीन की दाल में खट्टास क्या लगी, उन्होंने अपने बॉक्सिंग स्किल्स से कर्मचारी को सबक सिखा दिया। गायकवाड़ साहब कहते हैं, मैं कराटे, जूडो, बॉक्सिंग जानता हूं, यही मेरी भाषा है। मतलब अब विधायक बनने के लिए चुनाव से ज्यादा चॉपिंग और पंचिंग जरूरी है। जनसेवक से जनरक्षक और अब जन जूडो मास्टर तक का यह सफर है। बासी दाल की दुर्गंध से शुरू हुआ और थप्पड़ों के वायरल वीडियो तक जा पहुंचा है। हैरानी की बात तो यह है कि विधायक खुद टीवी पर दावा कर रहे हैं कि हाँ, मैंने मारा क्योंकि खाना खराब था, और जो नेता समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्हें सीधे दावत दे डाले, आइए कैंटीन में खाइए और बंगले वाला खाना छोड़िए। सवाल ये है कि क्या सार्वजनिक संस्थानों में गुनाह की सजा अब हाथों से दी जाएगी? अगर दाल खराब है तो मुक्का, चावल जले तो लात, मतलब अगर दाल खराब है तो मुक्का, चावल जले तो लात और रोटी जमी हुई हो तो कुंफू। और ये भी गौर करिए कि विधायक ने ये सब विधानसभा हॉस्टल में किया, यानी जहां नियमों की किताब सबसे पहले पढ़ाई जाती है, वहां थप्पड़ों की क्लास चल रही थी। इस बीच सरकार भी बैकफुट पर है। मंत्री कह रहे हैं बात करेंगे विधायक से, जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल अपने बिगड़ैल छात्र से कहता है कि बेटा ऐसा नहीं करते। गायकवाड़ साहब कोई नए नहीं है विवादों में, कभी जुबान काटने वाले को इनाम की बात करते रहे हैं, कभी जनता को ललकारने वाले बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला खाने का नहीं, लोकतंत्र के मूल व्यवहार का है। क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां आलोचना का जवाब घूंसों से मिलेगा, शिकायत की सजा थप्पड़ होगी, जवाबदेही की जगह घमंड होगा? क्या विधायक अब जनप्रतिनिधि नहीं, बॉडीगार्ड ऑफ ईगो बन गए हैं? शायद आने वाले समय में इंटरव्यू के सवाल भी बदल जाएंगे। आप जनता से कैसे डील करेंगे? ए, बहस करेंगे, बी, थप्पड़ मारेंगे, सी, कराटे लगाएंगे, और तब लोकतंत्र से जवाब मिलेगा विकल्प डी, जनता आपको फिर मौका नहीं देगी। देखिए, जब कोई मुझे पॉइजन खिला रहा हो तो मैं इसकी पूजा करूंगा? बाला साहब ने ये नहीं सिखाया हमको। बाला साहब ने हमको सिखाया कि अगर कोई आंख पर आता है तो उसके साथ में भिड़ जाना है। इसलिए हमारी जो रिएक्शन थी वो उस टाइप की थी। लेकिन संजय राउत ने कहा है कि जिस प्रकार से आपने बताया ठीक नहीं है। संजय राउत को पूछिए कि राजन बिचर ने क्या किया था 10 साल पहले दिल्ली में, जब एक वेटर ने उनको रोटी के खाना परोसा था, वो खाना ठीक नहीं था तो उसके मुंह में रोटी मार के वो खासदार ने उनको हटा के उनको मारा था। जब संजय, चलिए अब जाते जाते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन याद रखना, जो दिल से सच्चा होता है उसे मंजिल भी दिल से ही मिलती है। दुनिया चाहे जितनी देर करे, कद्र एक दिन उसी की होती है जो बिना शोर किए बस मेहनत करता है। मत हारो, क्योंकि तुम्हारा वक्त भी आएगा। इस बात पते की दरअसल आज की यही रही। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप बने रहिए खबर इंडिया वॉइस के साथ।